गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट अनिकेत अग्रवाल और मैं इस चैनल पे आप लोगों को एजुकेशनल लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, स्पेशली लॉ के। तो एक्चुअली आई एम अ लॉ टीचर, मैंने मास्टर्स किया हुआ है लॉ में एंड मैं इससे पहले भी टीच कर चुका हूँ। शायद आप लोगों में से कुछ लोग मुझे मेरा लॉ ऑप्शनल का कोर्स देखा भी होगा अन अकेडमी वगैरह पे। सो बेसिकली मैं उधर टीच कर रहा था। तो अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेशली जो सेमेस्टर एग्जाम्स में बच्चे कर रहे हैं, अभी एलएलबी कर रहे हैं, उन लोगों के मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि आप लॉ पढ़ा दीजिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से करना। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो लेक्चर की सीरीज़ बना देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, जिससे कि आप लोग सब उसे देख सकें। तो स्पेशली जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। तो सारे आपके जो सेमेस्टर्स हैं उनके टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा टॉपिक बाय टॉपिक, एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। और आपके सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आए उस हिसाब से सब कुछ कवर किया जाएगा। सो बी पेशेंट, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे भी अकस्टम्ड होने में और आप लोगों को भी अकस्टम होने में। किसी भी तरह का आप फीडबैक देना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, इट इज़ मोस्ट वेलकम, क्योंकि इट विल हेल्प मी इम्प्रूव। ओके। सो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, दैट व्हाट इज़ द स्टेट, यानी कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य क्या है। तो सबसे पहले तो समझो कि अनुच्छेद 12 के अंदर ही हमें राज्य की परिभाषा क्यों देखनी है, या हमने आर्टिकल 12 के अंदर ही हमें क्यों देखना है। तो आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट है वो हम कोई एक ब्रॉडर वे में स्टेट को इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। हमारा आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट को इंटरप्रेट करने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि हमें देखना है कि फंडामेंटल राइट्स की जब इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे, कोई बंदा कोर्ट में जाएगा तो वो स्टेट के खिलाफ जाता है। ठीक है। तो उस टाइम पे स्टेट के अंदर क्या क्या आएगा, इस चीज़ को जानने के लिए हम स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 12 के अंदर। ऑलराइट, ये हमारा मेन मकसद है। और आर्टिकल नंबर जो 36 है वो कहता है कि सेम डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 की है वो अप्लाई होगी जब डीपीएसपी को आप इंटरप्रेट करोगे। तो अगर कोर्ट के अंदर कभी डीपीएसपी का कोई मामला जाता है तो वहाँ पे भी स्टेट की डेफिनेशन वही इस्तेमाल की जाएगी जो आर्टिकल 12 में इस्तेमाल की गई है। तो इसलिए हमारे लिए स्टेट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है समझने के लिए, किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट को, या फिर आगे जो हमारा रिट्स का टॉपिक आएगा उसके लिए। ऑलराइट। तो ये हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 12 की, क्योंकि बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों के पास बेयर एक्ट है वो प्लीज़ बेयर एक्ट लिख के बैठे। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अंडर दिस आर्टिकल इट इज स्टेटेड दैट in this part, unless the context otherwise requires, the state includes government and parliament of India। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया आपका गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। सेकेंड पॉइंट हो गया आपका गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। नेक्स्ट उसके बाद आ गया लोकल और अदर अथॉरिटीज़। तो लोकल अथॉरिटीज़ और अदर अथॉरिटीज़, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, और ये हो गया फोर्थ पॉइंट, जिसको हमें थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है, समझना है। और जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो अदर अथॉरिटीज़ पे आते हैं। तो जो आपका मेन क्वेश्चन भी आएगा सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर, वो आपका यही आएगा कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू अदर अथॉरिटीज़ इन आर्टिकल 12, या फिर विद रिस्पेक्ट टू स्टेट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर अगर कोई है, या फिर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर इंडिया के बाहर भी है तो कंट्रोल कर रहा है कौन उसे, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे चल। सो हम जब पेपर में एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे इसको तो हम ऐसे करेंगे कि आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को पूरी तरह से डिफाइन नहीं करता है, वो हमें ब्रॉड गाइडलाइंस बताता है, जिससे कि हमें एक इंक्लूसिव डेफिनेशन मिलती है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। तो हम उसके बाद 1 2 3 4 करके पॉइंट्स बनाएंगे जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा आपका गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, जैसे कि मोदी सरकार होगी, उनका कैबिनेट हो गया, उनका सेक्रेटरीट हो गया, सेक्रेटरीट के अंदर परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गया, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हो गए। तो ये सब आगे हो गया आपका गवर्नमेंट का पार्ट। पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगा आपका लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर कौन होता है, जो लॉज बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है इंडिया में। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों अलग अलग हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं, तीनों इंडिपेंडेंट है आपस में। ठीक है। जुडिशरी को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करें, जुडिशरी का टॉपिक मैं अलग से आपको कवर कराऊंगा कि जुडिशरी स्टेट है या नहीं है। अभी हम यहाँ पे बाकी दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव आ गया, पार्लियामेंट आ गया, यानी कि कानून बनाने वाले और इम्प्लीमेंट करने वाले दोनों के दोनों आर्टिकल 12 के लिए स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। ये अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन में आने से का मतलब है कि आप इनको सू कर सकते हो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज होता है। तो नेक्स्ट आ गया गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। अब यहाँ पे जो स्टेट्स है इसका मतलब है राज्य, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है। तो ये जो राज्य हैं इनकी भी जो गवर्नमेंट है, यानी कि स्टेट का सीएम हो गया, स्टेट का कैबिनेट हो गया, और जो लेजिस्लेचर है स्टेट का, लेजिस्लेचर मतलब जो विधानसभा है स्टेट की, जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। ठीक है। या विधानसभा और विधान परिषद अगर कोई बड़ा स्टेट है तो ये भी इंक्लूड होगा इसी कैटेगरी में।
नेक्स्ट आता है लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ जो आपके लोकल लेवल पे काम करती है, ग्राम पंचायत वगैरह, वो सब होगी। और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर हैं और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर अगर इंडिया की टेरिटरी के अंदर नहीं है, बाहर है, तो कंट्रोल कर रहा है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चार आप पॉइंट्स इस तरीके से लिखोगे, और लास्ट में आप ये लिख सकते हो कि इसके अंदर एक्सप्रेसली जुडिशरी को नहीं रखा गया है। ठीक है, एक्सप्रेसली हमें जुडिशरी को नहीं रखा गया, वो दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। तो आपको जुडिशरी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आ जाओगे आप लोकल अथॉरिटी पे। तो लोकल अथॉरिटी जहाँ पे आप समझाओगे, तो लोकल अथॉरिटी के लिए आप एक लाइन वहाँ पे लिखोगे कि लोकल अथॉरिटी जो शब्द है वो अपने आप में डिफाइंड है जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर। जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 3 का सब क्लॉज 31 वहाँ पे आपको डिफाइंड है। और इसके आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो एग्जाम में, तो आपका थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाएगा एग्जाम में, कि आपने आंसर में कुछ और भी इनपुट्स दिए हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ आ गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ गए, विलेज काउंसिल्स आ गए, ग्राम पंचायत आ गए, माइनिंग सेटलमेंट आ गए, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट आ गए। तो ये सभी की सभी जो है अथॉरिटीज़ हैं, कहाँ पे काम कर रही है, लोकल लेवल पे काम कर रही हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई कि किसी स्टैट्यूट में बनाई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी लोकल अथॉरिटी है वो इसके अंदर आ जाएगी। और अथॉरिटी शब्द का मतलब भी समझो। अथॉरिटी शब्द का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको कोई पावर मिली हो, जिससे कि आप ऑर्डर पास कर सकते हो, कोई लॉ बना सकते हो, कोई बाय लॉ बना सकते हो, या कोई रेगुलेशंस बना सकते हो। जब आप ऐसा कोई काम कर सकते हो तो वो सारी चीज़ें अथॉरिटी कहलाती हैं। तो अथॉरिटी का मतलब एक कोई छोटी चीज़ नहीं है, अथॉरिटी बहुत बड़ी पावर होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 12। ये अगेन मैं आपको बता चुका हूँ। ये आप लिख सकते हो अगर आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये लिखा, या फिर आपके पास पेजेस कम पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि पेजेस के हिसाब से नंबर मिलते हैं। एटलीस्ट सुना तो यही है। सो मेरे टाइम पे भी ऐसे ही कुछ था। ऑल राइट, तो आप इस तरीके से आप वैल्यू एडिशन के लिए इसको डाल सकते हो। तो उसमें आप अगेन यही लिखोगे कि आर्टिकल जो 12 है उसके अंदर हम इसलिए उसको एलाबोरेट करते हैं क्योंकि अगर कोई फंडामेंटल राइट हो रहा है तो वो इन्फ्रिंज ना हो, और जितनी ज़्यादा बॉडीज आर्टिकल 12 के अंदर आएंगी उतनी ज़्यादा चीज़ें स्टेट कंसिडर की जाएंगी, तो उनको फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करना पड़ेगा। और अगर कोई इन्फ्रिंज होता है तो पर्सन के पास राइट हो जाता है, विक्टिम के पास राइट आ जाता है कि डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सके। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में अप्रोच करेगा, और हाई कोर्ट को अप्रोच करेगा 226 के अंदर। ठीक है, किसके माध्यम से, रिट जुरिस्डिक्शन के माध्यम से। अगर कोई चीज़ स्टेट नहीं है, तो अगर वो स्टेट नहीं है तो आपका सिर्फ लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ होगा, वहाँ पे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ होगा। और जब आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है 226 के अंदर। ऑल राइट, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 12 को हम समझें और स्टेट की डेफिनेशन को हम समझें। और आर्टिकल 36 अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्टिकल 36 कहता है कि सेम डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 की है दैट विल अप्लाई टू डीपीएसपीज, यानी कि पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट आपका पार्ट 3 में है और आपका डीपीएसपी पार्ट 4 में है, तो सेम चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो ये चीज़ हमें बताता है। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाता है जी जुडिशियल एनालिसिस। अब हमें किस चीज़ का करना है, तो अब जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल बात थी वो अथॉरिटीज़ की थी। ठीक है, लोकल अथॉरिटी तक तो फिर भी क्लियर हो गया था क्योंकि वो जनरल क्लॉजेज एक्ट में आ गया, तो काफ़ी हद तक चीज़ें हमें पता चल गई। अब आ जाता है अदर अथॉरिटी। अब अदर अथॉरिटी कौन सी हो सकती है, क्या हो सकती है, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए। तो इसके अंदर मैं आपको एक कर्व बना के दिखा रहा हूँ, आपको ये याद रखना है। ये आप एग्जाम में ड्रॉ मत करना, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बेसिकली आप ये देखो कि ये जो चीज़ है ये टाइमलाइन होगी आपकी, और ये हो गया आपका कि कितना लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है। मतलब कि कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो कितनी ज़्यादा सख्त है, रिस्ट्रिक्टिव है, और फिर वो कितनी ज़्यादा लिबरल हो रही है। तो बेसिकली जैसे अगर फूल ऐसे है तो आप थोड़ा 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 खोल रहे हो, और उसको फिर एक्सपैंड करते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी कि फिर से थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो हम देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत ज़्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन की कोर्ट ने। उसके बाद एक टाइम पे आके वो एपिटोम पे आ गया, वो अपने टॉप पे आ गया, मैक्सिमम लिबरल इंटरप्रिटेशन हो गया। फिर उसके बाद हमें नीड फील हुई कि हमें थोड़ा सा उसको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, ताकि चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में रहें। ये ना हो कि हम हर एक चीज़ को ही स्टेट बना दें, चाहे उसका कोई स्टेट जैसा फंक्शन हो या ना हो। तो इसीलिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम स्टडी करें अदर अथॉरिटीज़ को। ऑल राइट, तो इसी के ऊपर बहुत सारे केसेस हुए हैं जो अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो केस है वो आ गया आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का। और ये जो है ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। ऑल राइट, तो इनके पास जब सबसे पहले मामला गया कि कौन सी वो चीज़ें होंगी जो कि अदर अथॉरिटीज़ में हों और उनको हम स्टेट कंसिडर करें, तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, एजस्ट देम जेनरिस। ठीक है, तो एजस्ट देम जेनरिस के अंदर मतलब हो गया सेम नेचर, यानी कि जो भी बॉडी ऐसी है, जो भी अदर अथॉरिटी जो है
वो इस प्रकार की है कि उसकी सेम नेचर है किससे, गवर्नमेंट अथॉरिटी से। यानी कि ऊपर वाले जो तीन हमने क्लॉजेस पढ़े, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स वाला हो, या फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले पार्ट्स हो, इनसे जिनकी सिमिलर नेचर है वो सब की सब जो है इस कैटेगरी में आएंगी एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज स्टेट। तो हम देख रहे हैं एक बहुत ही टाइट इंटरप्रिटेशन, एक बहुत ही हल्की सी आप कह सकते हो कि हार्ड इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल ही मतलब लकीर का फकीर वाली इंटरप्रिटेशन की गई है। तो इसके अंदर अब ये चेक करने लगा कोर्ट कि वहाँ पे गवर्नमेंट फंक्शन या कोई सॉवरेन फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा वो अथॉरिटी। तो इस अथॉरिटी को जो काम दिया गया है, क्या वो एक गवर्नमेंट का काम है और या फिर वो एक सॉवरेन काम है। सॉवरेन का मतलब यहाँ पे स्टेट हो गया, बेसिकली अगेन गवर्नमेंट का ही काम है। तो अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला कोई काम है, ठीक है, तो वो अथॉरिटी जो है वो स्टेट कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। तो इससे आप देख सकते हो कि एक बहुत ही वेग सा टेस्ट है कि इससे कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही सब्जेक्ट के अंदर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए उज्जम बाई वाले केस के अंदर इसको ओवररूल कर दिया गया था। ये वाला केस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले वाला केस आप लिख सकते हो क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट था बेसिकली इस चीज़ का। सेकंड वाला केस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इस केस के ये चीज़ है कि ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये आपका सिमिलर नेचर वाला प्रिंसिपल ओवररूल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड इंपॉर्टेंट केस हो गया आपका राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला। तो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस मोहनलाल 1967 के अंदर हुआ था। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को के पास ये क्वेश्चन था कि आरएसईबी जो है ये स्टेट के डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा टेस्ट, काफ़ी बढ़िया चीज़ दी गई जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सकी। तो उन्होंने टेस्ट ये दिया कि या तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जिस अदर अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई है, सपोज करो क्या आ गया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे सपोज करो एलआईसी है, एलआईसी एक सेपरेट लॉ है, पार्लियामेंट में पास हुआ तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। तो जो स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर वो अदर अथॉरिटी है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल नंबर 12। तो आर्टिकल 12 के लिए वो स्टेट मानी जाएगी, वो अथॉरिटी स्टेट मानी जाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं प्लॉजिबल जजमेंट था, प्रोग्रेसिव जजमेंट था, और स्ट्रीमलाइन होगी इससे चीज़ें कि कौन स्टेट है कौन स्टेट नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेट केस आ गया आपका सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का। तो अब ये अगेन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन था कि ओएनजीसी, एलआईसी और आईएफसी ये स्टेट होंगी कि नहीं होंगी। अब पुराने वाला प्रिंसिपल लगाए तो एलआईसी तो डायरेक्टली होगी, ठीक है, क्योंकि ये रिलाय भी इन्होंने किया आरएससीबी वाले जजमेंट पे, यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जजमेंट पे। और इसीलिए इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशंस जो हैं ओएनजीसी और आईएफसी, ये दोनों कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है, एलआईसी भी कॉर्पोरेशन है पर ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो ही गई, ठीक है। तो कॉर्पोरेशंस भी जो हैं वो हो सकती हैं, क्या हो सकती है, स्टेट हो सकती हैं। तो ये चीज़ रीट्रेट होगी बेसिकली। और डिस्पाइट बीइंग कॉर्पोरेशंस, वर्क जो डन है, जो ये लोग काम कर रहे हैं वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम है, और वो काम ऐसा है जो कि क्लोजली रिलेटेड है गवर्नमेंट के वर्क से। तो अगर देखा जाए तो एलआईसी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का काम है, सोशल सर्विसेज में आ गया, सोशल सेक्टर के लिए आ गया, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए आ गया, फाइनेंस का भी आ गया, और आपका ओएनजीसी का आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे काम है जो कि गवर्नमेंट को करने चाहिए या गवर्नमेंट के लिए होने चाहिए। तो इसीलिए ये जो कॉरपोरेशंस हैं, ये जो काम कर रहे हैं, दे आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस की कॉरपोरेशंस होगी। तो देयरफॉर दे विल बी कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ स्टेट। तो इन्होंने नाम दिया इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ स्टेट। तो अगर कोई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी हो, यानी कि सपोज करो ये तो स्टैट्यूटरीज होगी, ठीक है, अगर कोई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो तब भी अगर वो इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ स्टेट है, यानी कि वो ऐसा काम करे जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट वर्क है, तो इट कैन बी कॉल्ड अ स्टेट एज पर आर्टिकल नंबर 12। तो आर्टिकल नंबर 12 के पर्पज के लिए उसको स्टेट कहा जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई होगी। तो फर्स्ट टाइम ये हुआ कि कॉर्पोरेशन की भी बात यहाँ पे डिस्कस हुई। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोर्थ केस पे, सबसे इंपॉर्टेंट केस। तो अगर किसी बंदे ने सिर्फ पास होने के लिए भी एग्जाम देना है तो इस केस को याद कर जाओ और इसके 5 पॉइंट्स याद कर जाओ, बाकी कुछ ना लिख के आना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसके अंदर मुद्दा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है, आर डी शेट्टी केस है। तो इसके अंदर ये हुआ कि आई जो है ये इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट है कि नहीं है, ये मुद्दा था। तो इसके लिए 5 टेस्ट दिए गए, ठीक है। तो 5 पांडवों के नाम याद रखो ना रखो, पर एग्जाम के टाइम पे इन 5 प्रिंसिपल्स को, इन 5 पंचशील प्रिंसिपल्स को याद जरूर रखो। तो फर्स्ट जो टेस्ट है इसके अंदर वो ये है कि इंटायर शेयर कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट का हो, यानी कि सारा का सारा पैसा जो आपका लगाया जा रहा है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट से कोई सी भी हो, स्टेट की हो, सेंटर की, उससे फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट का पैसा होना चाहिए।
डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, यानी कि इतना ज़्यादा स्टेट कंट्रोल हो कि आपके अपॉइंटमेंट्स, आपके रिमूवल्स, किसके पास फाइलें जा रही हैं एंड में, चेयरमैन कौन है, जैसे चेयरमैन बहुत सारा कॉरपोरेशन से करके आपके सीएम या मिनिस्टर्स में से होते हैं, ठीक है, तो वो है कि नहीं है। अच्छा, जो करेक्टर है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है कि नहीं है। अगेन जैसे अभी पिछले वाले एग्जांपल में देखा हमने, सपोज करो हुड्डा या पुड्डा है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये भी कॉर्पोरेशन हैं, चलो ये तो स्टैट्यूटरी बॉडीज भी होगी, पर अगर अदरवाइज देखें तो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम कर रहे हैं। ये सेक्टर्स काट रहे हैं, सेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं, ज़मीनें दे रहे हैं, सड़कें चौड़ी कर रहे हैं, सारा का सारा अर्बन डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं। तो एक पब्लिक इंपॉर्टेंट का काम है जो सिर्फ गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। तो इट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डीप और परवेसिव स्टेट कंट्रोल भी होता है, पैसा भी गवर्नमेंट लगाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद क्या ये ऐसा काम है जो कि पहले किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास था जो कि ट्रांसफर कर दिया गया किसी कॉर्पोरेशन को? तो सपोज करो कि किसी डिपार्टमेंट में कोई काम था और वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहा था डिपार्टमेंट, तो डेलीगेशन के लिए, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं डेलीगेशन होती है, तो डेलीगेशन के लिए कॉर्पोरेशन को काम ट्रांसफर कर दिया गया, उसको ट्रांसफर कर दिया गया, उसको काम दे दिया गया, इसलिए वो कॉर्पोरेशन क्रिएट हुई। या फिर वो डिपार्टमेंट क्लोज ही करना था, सपोज करो गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए थे, उस डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया और एक सेमी ऑटोनॉमस की बॉडी हो जाती है कॉर्पोरेशन, क्योंकि वो अपने रिक्रूटमेंट्स खुद कर लेते हैं और उनको कुछ और आज़ादियाँ होती हैं, अपने इंटरनल फ्रेमवर्क के रूल्स खुद बना लेते हैं, तो इस तरह के काम वो खुद कर लेते हैं। तो एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी को क्रिएट कर दिया वो काम करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, कॉर्पोरेशन जो है वो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहा है, यानी कि किसी तरीके की मोनोपोली मिल रही है उस कॉर्पोरेशन को, और वो स्टेट ने दी हुई है। ठीक है, यानी कि स्टेट की द्वारा दी गई मोनोपोली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको मोनोपोली है, क्योंकि अदरवाइज आपको पता है कि इंडिया में ओपन मार्केट है और मोनोपोली हम लाइक नहीं करते, किसी भी एक चीज़ को मोनोपोली नहीं देते, क्योंकि मोनोपोली से फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में मोनोपोली में आई थी, ऑलराइट। तो मोनोपोली इसलिए हम लाइक नहीं करते, इसीलिए कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाई गई है ताकि सभी लोग कुछ ना कुछ करते रहें। तो लेकिन अगर यहाँ पे मोनोपोली स्टेटस है और वो स्टेट के द्वारा दिया गया है, तो भी हमें पता चलता है कि इट इज़ अ स्टेट। तो अगर ये 5 प्रिंसिपल्स कहीं पे लागू हो रहे हैं, तो वो अदर अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी एज पर आर्टिकल नंबर 12। अगेन आर्टिकल नंबर 12 से आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे स्टेट्स में आएगी का मतलब है कि उसके खिलाफ रिट फाइल हो सकती है कि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज क्यों किया। ठीक है, लेकिन साथ ही इन्होंने ये कहा कि ये जो टेस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर सेकुलरिज्म आता है, इक्वालिटी आता है, फ्रीडम आता है, वो सब एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि उसको एक्सपैंड किया जा सकता है। तो सिमिलरली ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी एक्सपैंड किया जा सकता है, यानी कि कोर्ट को अगर फ्यूचर में लगे तो वो इन पॉइंट्स को एक्सपैंड कर सकती है। और अगेन केयर और कॉशन को तो आपको यूज़ करना ही है कि ऐसा ना हो कि आप लापरवाह होके किसी भी अथॉरिटी को स्टेट बना दें और जिससे कि उसको काफ़ी ज़्यादा लीगल हैसल्स हो जाएं, क्योंकि अगर किसी को स्टेट बना दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं और उसके ऊपर केस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगेन केस होगा तो लॉयर्स का खर्चा होगा, उसके बाद आपको बहुत सारे और अन्य प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि आपका काम रुक जाएगा, स्टे ऑर्डर्स हो जाएंगे, तो मैनेजमेंट को बहुत इशू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा केस आ जाता है प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस आईआईसीबी का। तो इसके अंदर बेसिकली ये कहा कि जो आर डी शिट्टी में अभी हमने पिछले केस के अंदर गाइडलाइंस पढ़ी, दे आर नॉट रिजिड टेस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लकीर के फकीर की तरह आपने करना है। इसके अंदर आपको क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना है कि उस बॉडी के ऊपर फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और फंक्शनली क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप वेन डायग्राम से समझ सकते हो, और अगर आपके टीचर्स ने मना नहीं किया तो आप इस डायग्राम को बना भी सकते हो एग्जाम में। आप ध्यान से देखो। ऑलराइट, तो अगर आप फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और फंक्शनली, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो, यानी कि इन 5 टेस्ट को हमने किया और हमने देखा कि हम फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हैं, फंक्शनली भी इंडिपेंडेंट हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इंडिपेंडेंट हैं, हमारे इंडिपेंडेंस पे कोई डोमिनेशन, कोई कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं बन रहा, तो आप स्टेट नहीं हो। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, इन तीनों चीज़ों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो आप स्टेट की डेफिनेशन में आओगे। फॉर एग्जाम्पल एक कॉरपोरेशन है, कोई भी लगा लो, एबीसी कॉरपोरेशन है। अब एबीसी कॉरपोरेशन के अंदर जो गवर्नमेंट है वो आईएएस ऑफिसर्स को वहाँ का चेयरमैन अपॉइंट करती है। ठीक है, बाकी ऑफिसर्स जो हैं वहाँ पे उनको डेप्यूटेशन पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भेजा जाता है। अच्छा, उसके बाद उसका जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट ही उसको देती है। अब फाइनेंस आपका गवर्नमेंट दे रही है तो आपका चला गया, आईएएस ऑफिसर आपको हेड कर रहा है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन चला गया, और जब एडमिनिस्ट्रेशन भी चला गया तो आपका फंक्शनल भी चला गया। तो आपकी तीनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, इसका मतलब आप क्या हो, स्टेट हो। तो तीनों चीजें डोमिनेट हो रही हैं, कंट्रोल हो रही हैं, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसीलिए यू विल बी कॉल्ड अ स्टेट।
तो ये इन्होंने कहा। तो बेसिकली उन 5 टेस्ट को हमने एज अ बेंचमार्क देखना है टू इन्फर ऑन अ मेजर रिजल्ट। मतलब उन 5 क्वेश्चंस को आप आंसर करोगे, उन क्वेश्चंस के आधार पे आप ये वेन डायग्राम बनाओगे। अगर ये वेन डायग्राम में तीनों चीजें इंटरसेक्ट हो रही है तो स्टेट है, अगर नहीं हो रही, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, कोई डोमिनेशन या कंट्रोल नहीं है, तो आप स्टेट नहीं हो। तो ये सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन था, और आप कह सकते हो ये एपिटोम पे था कि हमने बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन कर दिया। अब उसके बाद जो मैंने आप ग्राफ में बताया था ना कि थोड़ा सा हम नीचे आए, ठीक है, अब वो थोड़ा सा हम नीचे यहाँ पे आए जी टेलीफिल्म वाले में। इसमें था बीसीसीआई स्टेट है या नहीं है, तो इन्होंने कहा बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने कहा कि बीसीसीआई के अंदर अगर हम 5 टेस्ट को अप्लाई करते हैं तो सारा का सारा पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती। अच्छा, नंबर 2, पूरा का पूरा कंट्रोल भी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली है पर पूरा का पूरा नहीं है। ये ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बना है, ठीक है, और मोनोपोली है लेकिन वो स्टेट ने नहीं दी हुई, जो मोनोपोली है वो स्टेट ने नहीं दी हुई। अच्छा, जो इसका फंक्शन है वो कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन हो, क्रिकेट इज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली। तो ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन था और कुछ था। तो हम देखें तो ये सारे के सारे टेस्ट फेल हो रहे हैं, ये टेस्ट फेल हो रहे हैं, इसका मतलब अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये तीनों ऑर्गन्स अलग अलग हो रहे हैं, ना ही फाइनेंशियली, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिवली, और ना ही फंक्शनली गवर्नमेंट इनको डोमिनेट कर रही है। इसीलिए बीसीसीआई वॉज हेल्ड नॉट टू बी अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो अंडर आर्टिकल 12 अगर बीसीसीआई स्टेट नहीं है और बीसीसीआई ने आपका कोई फंडामेंटल राइट का हनन कर दिया तो आप बीसीसीआई के खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और कौन से सेक्शन में जाओगे, 226 में जाओगे, आर्टिकल में जाओगे, रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर। तो ये चीज यहाँ पे उन्होंने बता दी। तो इससे हमें देखा कि रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन आई। अब अगर हम देखें तो अगर कोई कोर्ट ऐसा हो कि जो थोड़ा लिबरल इंटरप्रिटेशन करने लगे, ठीक है, तो वो कह सकती है नहीं नहीं पैसा तो सरकार दे रही है, या फिर सरकार के इन्फ्लुएंस में ही आपके जो स्टाफ है उसको लगाया जा रहा है, जो बड़े ऑफिसर्स है वो सरकार के इन्फ्लुएंस में ही लगाए जा रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि आप फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट के अंदर हो, मोनोपोली भी है ही है, चाहे स्टेट ने कॉन्फर नहीं भी की पर मोनोपोली तो है ही है। ठीक है, तो अगर हम एक लिबरल इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते तो शायद इसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसे जा रहे थे, हम 2002 में टॉप पे पहुंच गए पिछले केस के अंदर, और फिर जी टेलीफिल्म्स के केस में हम थोड़ा सा नीचे आए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ट्रेंड देखा रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन का। तो यहाँ पे हमने टाइट इंटरप्रिटेशन दोबारा शुरू कर दी। तो जो कमल का फूल ऐसे हो गया था अब हमने उसको थोड़ा सा बंद कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, राइट। तो ये हमारा हो गया लेटेस्ट केस लॉ इसके ऊपर। तो इससे गवर्नमेंट, ये सरकार ने क्यों किया, तो बेसिकली इसमें एक लाइन की गई थी, गवर्नमेंट बिजनेस इज नॉट टू डू बिजनेस। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, और जितना आप ऑटोनॉमी और डिसेंट्रलाइजेशन करोगे उतनी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो ये चीज़ तो हम कहते ही हैं कि इंडिया में पहले बिस्कुट और ब्रेड भी बनाती थी गवर्नमेंट, राइट। तो ये बहुत गलत ट्रेंड है, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, क्योंकि उनको बिजनेस की नॉलेज नहीं है। बिजनेस एक अनपढ़ बंदा भी कर सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है एक पढ़े लिखे बंदे से। प्लस अगर कोई बिजनेस एफिशिएंट है तो उसको एमबीए चाहिए होंगे, प्रोफेशनल चाहिए होंगे, सीए चाहिए होंगे, लॉयर चाहिए होंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ले दे के होता है आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर। उन्हीं को सारी कमान दे दी जाती है, जो कि शायद हो सकता है आर्ट्स बैकग्राउंड से आए हो या फिर हो सकता है साइंस बैकग्राउंड से आए हो, तो उनको एमबीए वाली प्रोफेशनलिज्म नहीं आता, जिसके कारण वो बिजनेस कभी भी compete नहीं कर पाता किससे, प्राइवेट बिजनेस से। इसलिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का बिजनेस हमेशा फ्लॉप होता है। आप बीएसएनएल के इंटरनेट की कितनी तारीफ कर लो, वो नहीं चलता काम टाइम आने पे, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट्स बिजनेस इज नॉट टू डू बिजनेस। तो हमें ऑटोनॉमी देनी चाहिए, हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। और इसके अंदर एक और चीज नोट कर लो कि एनसीईआरटी जो है ये भी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। सो एनसीईआरटी इज नॉट अ स्टेट। अगेन ये एमसीक्यू, अगर आपका कोई एग्जाम ऐसा है जिसमें एमसीक्यू आ रहा है तो वहां पे पूछा जा सकता है, और अगर आप इसको अपने एग्जाम में लिख देते हो तो अगेन इट विल बी अ फॉरवर्ड पॉइंट आपके। अगर आप 6 पेजेस भर रहे हो, आप ये सारे इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा कि बीसीसीआई के साथ साथ एनसीईआरटी भी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, तो क्विक रिकैप मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं जब आप एग्जाम में लिखोगे, आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप समझाओगे कि लोकल अथॉरिटी क्या होता है एक लाइन में, ठीक है, फिर अदर अथॉरिटी समझाओगे, और फिर बोलोगे अदर अथॉरिटीज को लेके ही सारे प्रॉब्लम्स थे इसीलिए ये केसेस हुए। अब इन केसेस में से जितने ज़्यादा आपको मार्क्स लेने उतने आप याद कर लेना। तो शॉर्टकट कोई बना सकते हो, जैसे सपोज करो यूनिवर्सिटी, इसको तो छोड़ ही दो, इसमें तो सिर्फ ओवर रूलिंग था, इसको तो आप स्किप कर दो। यूनिवर्सिटी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी, यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिसिटी चली गई। सुखदेव, सुखदेव एयरपोर्ट पे था और विश्वास नहीं हुआ
और ऐसा कुछ के मतलब कुछ बना सकते हो आप लोग, ऑल राइट। जिसको लर्न करना है वो कुछ ना कुछ बना ही लेगा, और कमेंट्स में शेयर कर देना, बाकी लोगों का भी हेल्प हो जाएगा, ऑल राइट। तो उसके बाद आप ये पांचों के पांचों केसेस जो है वो डिस्कस कर दोगे, तो एक एक दो दो लाइन भी लिखोगे जितना मैंने आपको बताया है, तो सफिशिएंट है, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन उसके बाद आप बना देना। कंक्लूजन में आप बता दोगे कि अब एट प्रेजेंटली, प्रेजेंटली जरूरी लिखा करो आंसर में, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप आज की बात कर रहे हो, यानी कि आज तक का आपने डाटा अपडेट कर लिया, आपने लेटेस्ट जजमेंट्स पढ़ लिए। तो प्रेजेंटली से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। तो आप ऐसा लिखोगे कि प्रेजेंटली इट डज नॉट मैटर वेदर अ बॉडी इज, वेदर द अदर अथॉरिटी या फिर बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, बैंकिंग, फाइनेंस, educational, etc. The test laid down by the RD Shetty case and the guidelines as per the Pradeep Kumar Vishwas case have to be followed to check whether that a body is dominated by the government in terms of finance, function, and administration. If it is dominated by the government, then it will be considered as state. Otherwise, it will not be a state. तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई वेदर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कैन बी अ स्टेट और नॉट, तब भी आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है, और आपने कहना है यस, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कैन ऑल्सो बी अ स्टेट, अगर वहाँ पे फंक्शंस फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कौन डोमिनेट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट डोमिनेट कर रहा है, गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही है बेसिकली, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ उसमें बतानी है। तो आपका इस तरीके से कंक्लूजन लिखा जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी। इसके बाद आप कौन से टॉपिक्स करना चाहते हो, आपके सिलेबस में अभी कौन से एग्जाम्स आ रहे हैं, उनमें कौन से टॉपिक्स हैं, तो वो आप नीचे कमेंट्स में बता देना, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वो सारे लेक्चर्स जो हैं वो तैयार कर दूंगा। सो थैंक यू अगेन, एंड आपसे फिर मुलाकात होगी।